माफी का जन्म तीसरे बच्चे के रूप में हुआ था। वह लड़की थी, इसलिए उसके आने से परिवार में मातम छा गया था। पुरुषों को तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर महिलाएं बहुत दुखी थी। दीवान चंद के पास पहले ही 2 बच्चे थे, लड़का और लड़की। परिवार में सभी की इच्छा थी कि उर्मिला को एक लड़का और हो जाए बस। इसके लिए उपवास व्रत रखे गए। मंदिर मस्जिद से लेकर पीर पैगंबर तक प्रार्थनाएं, मन्नतें और दुआएं, न जाने क्या क्या उपाय किए गए। लेकिन उनकी हर साध उस समय निसफल हो गई थी। जब उर्मिला की कोख से बेटे की जगह बेटी आ गई, वह बेटी जिसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उर्मिला बेटी को जन्म देकर मनहूस हो गई थी और दीवान चंद 2 बेटियों का पिता बनकर भाग्यहीन हो गया था। लड़की पैदा होने का हर तरफ दुख मनाया जा रहा था। सबसे ज़्यादा शोकग्रस्त दादी थी, जो 2-3 दिनों से माथा पकड़कर रो रही थी और बार बार कह रही थी, हे भगवान, कितना दरिद्र देगा, कितना घर भरेगा। दिया धाड़ से देना होता तो लड़का दे देता, लड़की की ज़रूरत हमें नहीं थी। मेरे बेटे के तो भाग ही खराब हैं। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो और इतनी चिंता क्यों करती हो? बेटी है तो क्या हुआ, है तो अपना ही खून ना। वैसे भी अपना भाग्य लिखाकर आई है बेचारी। दीवान चंद कलपती हुई बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ कर ढाढ़स बंधाने की मंशा से बोला, देखो कितनी प्यारी है गुड़िया सी। कहकर जैसे ही उसने बच्ची को माँ की तरफ किया तो उसने हिकारत से नज़र दूसरी तरफ कर ली। माँ के इस व्यवहार पर दीवान चंद अपना सा मुँह लेकर रह गया। उधर उर्मिला चारपाई पर लेटी सब देख रही थी। बच्ची के प्रति सास की नफरत ने उसको अंदर तक झकझोर दिया था। जब उसका सीना उद्रेक से भरने लगा तो उसने बेटी को पति से लेकर छाती से लगा लिया। फिर वह अपने और बेटी के नसीबों पर अंदर ही अंदर देर तक रोती रही और गर्म आंसुओं के स्पर्श के साथ पिघलती रही। कठोर माँ का अस्तित्व खंड खंड बिखरने लगा। वो कठोर माँ जिसने बच्चियों के प्रति कितने ही पूर्वग्रह पाल रखे थे, वो माँ जो बेटों के लिए अंधी हो गई थी। कोई माँ कठोर हो सकती है, पर कोई ममत्व कलुषित नहीं हो सकता। देर तक चलने वाले आंसुओं के मौन प्रवाह ने जब मन का शोर शांत कर दिया और धूल से पट्टी आंखों को खोल दिया तो उसको बेटी का चेहरा स्पष्ट नजर आने लगा। वो चेहरा जो हूबहू उसके ऊपर पड़ता था, वो चेहरा जो उसको अपना सा लग रहा था। उर्मिला देख रही थी और सोच रही थी, इस नन्ही सी जान का भला कसूर क्या है जिसके आने से हर कोई नाराज है। अगर इसके बस की बात होती तो शायद ये यहाँ पर नहीं आती। इस लंबे चौड़े और विशाल क्षेत्र वाले देश में बेटियों के लिए जगह तंग है। इनके लिए स्थान ना तो बाहर है ना ही अंदर। उसकी आंखों से आंसुओं की आखिरी 4-6 बूंदें और झर कर आंचल में सिमट गई। बच्ची गोद में लिपटी
दूध पी रही थी और वह एकटक उसको निहार रही थी, सोच रही थी। अब तक दोनों के बीच का रिश्ता मौन था, निशब्द था। फिर उर्मिला के मुंह से अनायास ही निकल गया, जिंदा रह मेरी बच्ची, घर में ना सही एक माँ के दिल में आपका स्वागत है। फिर सास की नजरों से बचकर उसने बच्ची का माथा चूम लिया था। इस तरह ममता का स्पर्श पाकर उसके अधखुली पंखुड़ियों से होठों पर एक मुस्कान खेल गई थी, जिसने एक माँ को निहाल कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद जब बच्ची का नाम रखा जाना था, तो दादी ने झट से उसका नाम माफी रख दिया था। बुढ़िया द्वारा इस तरह का नाम रखे जाने पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। लड़की थी, कोई भी नाम चलेगा, पसंद नापसंद वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ पर बुढ़िया द्वारा रखे गए नाम के मायने थे, बेटियों के लिए भगवान हमें माफ करें, अब और बेटी नहीं चाहिए। बस इस बात के यहाँ बड़े गहरे अर्थ थे। समाज में पुराने समय से बहुत सी बेतुकी और अंध धारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। दुनिया में लड़का और लड़की उसी की मर्जी से आते हैं। जिसके अच्छे भाग्य होते हैं, भगवान उसको बेटे देता है, और जिसकी किस्मत खराब हो, बेटियां देता है। आज भी जब एक से अधिक लड़की किसी घर में पैदा होती है, तो लोग अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए उनके नाम माफी, काफी, बहुती, बसकर, कड़वी, मरिया आदि रखते हैं। विज्ञान के युग में भी उनका मानना है कि लड़कियों के इस तरह के खराब नाम रखने से भगवान अगली बार लड़का देता है। बस बुढ़िया इसी अंधविश्वास की जकड़न में थी, इसलिए उसने अपनी पोती का नाम माफी रख दिया था। ऐसा नाम रखने से वह संतुष्ट थी कि भगवान के दरबार में उनकी नाराजगी दर्ज हो चुकी है, और आगे से वो उसको पोती नहीं पोता देंगे। फिर जैसे तैसे माफी की परवरिश होने लगी। दिन बीतते गए और पता ही नहीं चला वह कब 5 साल की हो गई। जब उसकी स्कूल भेजने की बारी आई तो बड़ी बहन के साथ सरकारी स्कूल में भेजा जाने लगा। बेटी थी, इसलिए उसके प्रवेश उत्सव को नहीं मनाया गया। उसके लिए ना तो पुस्तकें, बैग आदि खरीदे गए, ना ही वर्दी, जूते, मोजे वगैरह ही, मतलब कोई खर्चा भी नहीं हुआ उसके ऊपर। पुस्तकें और बैग तो उसको बड़ी बहन से दे दिए गए, बैग, जूते और मोजे भाई से। इस तरह बड़े सस्ते में उसका स्कूल में प्रवेश हुआ। फिर उसके बाद तो हर वर्ष यही दोहराया जाने लगा। जब भी माफी अगली कक्षा में बैठती तो उसको बहन और भाई की प्रयोग की हुई चीजें मिलती। ना तो कभी उसने इसका विरोध किया और ना ही माता पिता का ध्यान इस तरफ गया। बड़ी बहन तो उसके साथ सरकारी स्कूल में थी, पर भाई किसी निजी स्कूल में पढ़ता था। लड़के को तवज्जो देने के पीछे मानसिकता ये थी कि लड़का घर का चिराग होता है और पढ़ लिख कर कुल का नाम रोशन करता है। लड़कियों का क्या है, ये तो पराया धन होती हैं। वैसे भी शादी के बाद इनको घर ही संभालना होता है। इनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करने से कोई लाभ नहीं होता। को कुछ साल तक
ही स्कूल भेजना चाहिए, जिससे वो पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब के लायक हो जाएं। दादी जी की राय प्राचीन और सबसे अलग थी। वो लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पक्ष में थी। उसका मानना था कि किताबों में बुरी बातें लिखी होती है, जिन्हें पढ़कर लड़कियां बिगड़ जाती हैं, इसलिए इनको किताबों से दूर घर के कामों में लगाकर रखना चाहिए। जहां घर में लड़के की हर मांग पूरी होती थी, उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता था, वहीं लड़कियों के पास ऐसा अधिकार नहीं था। उनको तो बस चुप रहने के लिए कहा जाता था। लड़कियों के प्रति दकियानुसी सोच और पूर्वाग्रह उनको लड़कों के बराबर खड़ा होने ही नहीं देते थे। अंधेरा इतना घना था कि कोई भी प्रकाश उसको चीरने में असमर्थ था। ये अंधेरा सदियों के अज्ञान का अंधेरा था, चाहे कुछ भी था। इन सब बातों से बेखबर बड़ी लड़की रो पीट कर अपनी कोई ना कोई मांग मनवा लेती थी, पर माफी शांत स्वभाव की थी। उसको जो मिलता था स्वीकार कर लेती थी। बेटियों को लेकर किसी कवि की बड़ी मार्मिक कविता है। बोए जाते हैं बेटे, उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल भेजे जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, आशा बेटों से होती है, पूरा करती हैं बेटियां। ये कविता माफी पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। बेटा बोया गया और उग गई बेटी। बेटा पाला जा रहा था, पल रही थी बेटी। बेटा पढ़ाया जा रहा था, पढ़ रही थी बेटी। एक बात थी माफी में जो उसको दूसरे बच्चों से अलग करती थी, वह थी सारा दिन किताबों में घुसी रहने की आदत। वह किताबें पढ़ती नहीं, चाटती थी बुकवर्म बनकर। वह पढ़ती नहीं थी, बल्कि किताबों में ढूंढती थी क्या छुपा है। बच्चे जब खेलते थे वह पढ़ती थी, बच्चे जब सोते थे वह पढ़ती थी, बच्चे जब शरारत करते थे वह पढ़ती थी। वह बेहद मेहनती थी और उसमें गजब का आत्मविश्वास था, इसलिए वह हर कक्षा में अव्वल आती थी। वह परिवार वालों की नज़रों में वो केवल एक लड़की ही थी, इसलिए उसकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मेहनत के बलबूते पर वह लड़की मैट्रिक में जिले में प्रथम आई तो उसको परिवार वालों ने पहली बार नोटिस किया था। गांव में हाई स्कूल था, आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना था, पर हालात उसके पक्ष में नहीं थे। जब उसने आगे की पढ़ाई के बारे में बात की तो परिवार में उसका विरोध शुरू हो गया। कोई भी नहीं चाहता था कि वो आगे की पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाए। दादी तो इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध कर रही थी और घर से बाहर पाँव न रखने की हिदायत दे रही थी, पर किसी न किसी तरह वो घर वालों को मनाने में सफल हो गई और भाई के साथ नज़दीक के शहर में उसको पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा। उसने मेहनत जारी रखी और बीए में उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर शहर की कई संस्थाएं आगे आई और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति देना शुरू कर दी। अब माफी के सामने कई रास्ते थे, जिनमें से उसे एक को चुनना था। काफी कुछ सोच विचार के बाद उसने आईएएस बनने का रास्ता चुना। क्योंकि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थी, इसलिए उसके आसपास आईएएस की पढ़ाई के लिए कोई संस्था, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं था। अब उसको चंडीगढ़ या दिल्ली जाना था। माफी का मकसद बड़ा था, इसलिए अब उसका विरोध नहीं हो रहा था। हो सकता है किसी के मनों में हो, पर जुबान पर किसी के नहीं था। अंत उसका प्रवेश दिल्ली के एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में हो गया, जहां उसको आईएएस बनने की तैयारी करनी थी।
वहां पर माफी जैसे हजारों छात्र थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे और अपने सपनों को, अपने भविष्य को छड़ रहे थे। माफी ने भी अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा लिए थे। वो मंजिल के रास्ते पर थी, पर यह रास्ता कठोर मेहनत और त्याग से तय होना था। ये सब बातें वो अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने साल भर खूब मेहनत की। पहले प्रयास में उसका यूपीएससी का प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेन एग्जाम में सफलता नहीं मिली थी। पर इस असफलता ने उसको नर्वस नहीं किया और वो अपने आप को लेकर पॉजिटिव रही। वो ऐसी लड़की थी जिसने अपनी असफलता को ही सीख बना लिया था। फिर चूक और कमियों को पिन पॉइंट करके वह दोबारा से तैयारी में जुट गई थी। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। वह हर रोज 14 से 16 घंटे पढ़ती थी। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले की अपेक्षा बहुत हाई था। जब वह इस कॉन्फिडेंस को लेकर एग्जाम में बैठी तो इसका उसे जबरदस्त एडवांटेज मिला। यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसका दूसरा रैंक था। देखने और सुनने वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटे से गांव से आने वाली लड़की बड़ा करिश्मा कर सकती है। उसने शानदार तरीके से यूपीएससी क्रैक किया था। आज हर तरफ उस लड़की की चर्चा थी जिसने विषम परिस्थितियों में रहकर भी ये उपलब्धि हासिल की थी। उसने माता पिता के साथ साथ गांव, हलके और पूरे राज्य का नाम रोशन किया था। चौक चौराहे और खेत खलियान में लोग बाग गर्व से बात कर रहे थे कि दीवान चंद की बेटी डीसी बन गई है। उसके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। मीडिया, पत्रकार, शासन प्रशासन और अन्य संस्थाओं के लोग उससे मिलने आ रहे थे। उनमें माफी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी हुई थी। पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे थे। वह हर किसी को शालीनता से अटेंड कर रही थी। उसके घर में जश्न और उत्सव का माहौल था। परिवार में सभी जन खुश थे। वो दादी भी, जो लड़कियों को पढ़ाने के सख्त खिलाफ थी। पोती की कामयाबी पर अब जहां उसको भी फख्र महसूस हो रहा था, वहीं अपने आप पर वो शर्मिंदा भी हो रही थी। उसको पोती माफी के साथ किया गया व्यवहार रह रह कर याद आ रहा था। वह सोच रही थी उसने क्यों पग पग पर माफी का विरोध किया था। वो क्यों उसके जन्म के खिलाफ थी। उसने क्यों उसके स्कूल कॉलेज जाने के रास्ते में रुकावट डाली। अपने किए पर उसको आत्मग्लानि हो रही थी। वो पोती से मिलना चाहती थी, पर लोगों की भीड़ और अपराध बोध उसे रोक रहा था। फिर हौसला करके वह माफी पोती के पास गई और बधाई देती हुई बोली, मारी पोती डीसी बन गई। माफी ने दादी के चेहरे पर पश्चाताप की पीड़ा देखकर उसको गले से लगा लिया। कुछ देर चुप रहने के बाद दादी बोली, माफी बेटा, माफ कर देना। तूने मेरी आंखों पर हटा दिया है। मैं भी आज तक समाज की उस सोच को ग्रस्त कर रही थी जो लड़कियों के सारे हक अधिकार छीन लेती है, जो उसके जन्म लेने, पढ़ने लिखने और घर से बाहर निकलने के खिलाफ है। वो सोच जो औरत को इंसान ही नहीं समझती। वह कह रही थी और रो रही थी, बस दादी, रोना नहीं है, ना ही पश्चाताप करना है। जो हुआ सो हुआ। मेरे मन में उन बातों को लेकर कोई जगह नहीं है और इसमें किसी एक व्यक्ति का कसूर नहीं है। कसूर उन मान्यताओं, धारणाओं और रूढ़ियों का है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हैंड ओवर होती हैं और हम उनको मारने की बजाय जिंदा रखते हैं।